नमस्कार साथियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें कल के लेक्चर में हमने उनका सामान्य परिदृश्य देख लिया था, जिसमें हमने अनुसूचित जाति क्या है, ये अनुसूचित जाति शब्द कहाँ से आया, किसको कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, लगभग ये चीज़ें हमने देखी थी। और मध्य प्रदेश में उनका स्टैटिक हमने देखा था, या हम बात करें तो एक सांख्यिकी हमने उनकी देखी थी, जनसांख्यिकी देखी थी, जिसमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जा रही है जनसंख्या, प्रतिशत में ज़्यादा कहाँ पर है, नगरीकरण कितना है, साक्षरता कितनी है ना, लिंगानुपात कितना है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने देखी थी। दूसरा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, है ना। और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से संबंधित जो संस्थान है, ठीक, उनको क्या करेंगे भाई, हम आज देखेंगे। आपका आज की वीडियो में हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। आज के लेक्चर में इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, ठीक। चलिए तो बढ़ते सीधे आगे। तो सबसे पहले हमको देखना है, देखो प्रश्न, पहले वही चीज़ मैंने आपको कहा कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न जो है वो भाई किस हिसाब से बन सकता है। अगर आपको ये पता है कि प्रश्न किस हिसाब से बनेगा तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। जैसे पहली चीज़ तो उन्होंने सीधे आपको क्या देंगे भाई, सीधे दे देंगे आपको एक आर्टिकल और पूछ लेंगे कि भाई इनमें से किस आर्टिकल का संबंध जो है वो शेड्यूल ट्राइब के साथ है। पहला सवाल तो ये हो गया, सबसे बेसिक सवाल। इनमें से किस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जनजाति से है, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है बिलोंग करता है, किससे, आपका शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। पहला सवाल तो सिंपल ये हो गया। दूसरे स्टेप में आप बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई आर्टिकल दे दे, ठीक, और आर्टिकल देने के बाद पूछ ले कि उस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। समझ गए, मतलब जनजाति तो उन्होंने बता ही है कि भाई आपको जैसे 5-6 उन्होंने आर्टिकल दे दिए जो जनजाति संबंधित है, 4 आर्टिकल उन्होंने दे दिए। और 4 आर्टिकल में उन्होंने क्या किया कि 3 में सही दे दिया कि भाई आर्टिकल 244 दे दिया, आर्टिकल 366 दे दिया, आर्टिकल 330 दे दिया, और उसके बाद फिर क्या किया, एक चौथा विकल्प दे दिया कोई सा, उसमें मान लो आर्टिकल 332 दे दिया, और उसमें फिर आपका कोई सा और उन्होंने आर्टिकल का मैटर पुट कर दिया। और आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है। अब देखो चारों हैं अनुसूचित जाति से संबंधित, जनजाति से संबंधित, अब उसमें हमको गलत देखना है कौन सा है। तो एक सवाल तो ये हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपका माइंड प्रिपेयर रहे कि भाई हमको इस हिसाब से चलना है। तीसरा जो है वो आपका क्या हो गया कि भाई इस और आर्टिकल्स दे दिए कि यहाँ पर जो है भाई वो आपका आर्टिकल हो गया, और इस साइड क्या दे दिए भाई, आपके प्रोविजंस दे दिए। अब समझना, मैं यहाँ पर ये सवाल लगभग है पॉलिटी जैसा, क्योंकि भाई आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो सवाल किसका है, आपका पॉलिटी का। बस यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पॉलिटी में भी जो स्पेसिफिक पार्ट है जो किससे संबंधित है भाई, आपका शेड्यूल ट्राइब से, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, उनको हमको देखना है। क्योंकि कल हमने देखा था कि अनुसूचित जनजाति कहीं भी, आपका जनजाति को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, ज़रूर ये कहा गया है कि 366 में कि वो सारी जनजातियां अनुसूचित जनजातियां होंगी जो संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है भाई, आपका वर्णित है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इनसे संबंधित कुछ प्रावधान है, जैसे इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, लोकसभा विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ध्यान रखना आपका, ये सारे संवैधानिक प्रावधान है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको जो है वो कोई आर्टिकल लिख कर ना दे, आपको सीधे दे दे कि भाई इनमें से अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन सा संवैधानिक प्रावधान सही है या सही नहीं है। तो समझ रहे हैं, प्रश्न के डायमेंशन को पहले हमको समझना है ताकि हमको पढ़ने में क्या मिले भाई, आपकी मदद मिले। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके आ सकते हैं, ठीक। दूसरा है आपका जो हम पढ़ेंगे वो संस्थान पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान रखना कि भाई हम जो है जब संस्थान पढ़ेंगे तो संस्थान में ध्यान रखना कि कुछ आपका विशेष नहीं। सबसे पहले तो आपको उनका ईयर पता होना चाहिए, और ध्यान रखिए हर किसी का ईयर नहीं पता होना चाहिए। जैसे इस बार प्रीलिम्स में लोगों ने बहुत कुछ रहा संस्थानों के बारे में, लेकिन आया क्या, एक सामान्य प्रश्न क्या कि भाई वान्या प्रकाशन कब स्थापित हुआ। तो 1980 लगभग, जो भी ट्राइब्स पहले भी पढ़ते थे तो लगभग ये चीज़ें पढ़ते थे कि वान्या प्रकाशन जो है वो जनजातियों से संबंधित आपका जो है एक पब्लिकेशन है जो 1980 में स्थापित हुआ है, और जनजातियों से संबंधित आपकी जो है लिटरेचर्स को क्या करता है, पब्लिश करता है। तो सामान्य चीज़ें हमने पढ़ी।
तो लगभग यही सवाल आपके बन सकते हैं कि भाई कौन सा संस्थान कब स्थापित हुआ, या तो किसी संस्थान का क्या आ जाए भाई, आपका फुल फॉर्म आ जाए, पूछ ले आपसे कि भाई संस्थान का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने दे दिया, और उसके बाद आपसे पूछ ले कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है, या उसका अगर कोई मुख्यालय है तो वो कहाँ है, या उससे संबंधित कोई ईयर वगैरह या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो हमको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना उसमें, है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं, है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो है वो संवैधानिक प्रावधान। देखिए अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो संवैधानिक प्रावधान है, इन संवैधानिक प्रावधानों को आप अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो इन संवैधानिक प्रावधानों में हम पहला प्रावधान देख सकते हैं भाई, वो सारे आपके संवैधानिक, देखो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर रहा हूं या संवैधानिक प्रावधान का बात कर रहा हूं, मतलब क्या हो गया, आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं, कौन सा अनुच्छेद आपका हमको देखना है, ठीक। चलिए तो ध्यान रखना, एक जो है वो प्रावधान या प्रोविजंस हो सकते हैं जो किससे संबंधित हो भाई, आपका अनुसूचित जनजातियों की परिभाषाओं से संबंधित हो, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा संबंधी क्या दिए हो, कुछ प्रावधान दिए हो। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे आपके ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो उनको सोशल सिक्योरिटी देते हैं या उनको सामाजिक सुरक्षा देते हैं, तो ऐसे आपके कुछ प्रावधान जो क्या करते हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ आपके ऐसे प्रावधान भी इसमें हो सकते हैं जो सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ क्या करें भाई, आपका एक तरीके से शिक्षा और संस्कृति को क्या दे भाई, आपका संरक्षण दे। तो ऐसे प्रावधान जो उनके एजुकेशन और भाई उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उन पर क्या करें भाई, उनके लिए बनाए गए हो। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कुछ प्रावधान क्या हो सकते हैं, आपके आर्थिक प्रावधान हो सकते हैं, जिसमें उनके आर्थिक, अगर हम बात करें सुरक्षा की बात हो रही हो, या उसमें अगर हम बात करें तो आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही हो, तो उससे संबंधित क्या हो सकते हैं भाई, आपके प्रावधान हो सकते हैं। इसके बाद कुछ हो सकते हैं भाई राजनीतिक, जो उनको क्या करते हो भाई, आपका राजनीतिक सशक्त बनाते हो या राजनीतिक रूप से सुरक्षित बनाते हो। जैसे भाई विधानसभा में आरक्षण हो गया, लोकसभा में आरक्षण हो गया, ये सब क्या है भाई, एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो गया ना, कि उनको राजनीतिक रूप से क्या मिल पाए भाई, न्याय मिल पाए। तो अगर आप इनको बांटना चाहेंगे तो लगभग इतने पार्ट्स में आप बांट सकते हैं। एक एक आर्टिकल, देखो एक प्रश्न चाहें तो हम यहाँ से ही बना सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जब तक आप प्रश्न बनाना नहीं सीखेंगे तब तक पढ़ने का सही डायमेंशन आपको नहीं मिल पाएगा, किस आयाम में पढ़ना है वो समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे भाई एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक सुरक्षा को व्यक्त करता है या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, और वहाँ पर उन्होंने आर्टिकल दे दिए। अब अगर आपको प्रोविज़न पता है, उसका मतलब पता है, तो आप क्या कर लेंगे, बता देंगे कि हाँ भाई ये सामाजिक सुरक्षा दे रहा है, या ये राजनीतिक सुरक्षा दे रहा है, या ये आर्थिक सुरक्षा दे रहा है, या ये सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित बना रहा है। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो एक ऐसे मॉडल डायमेंशंस में आप लिख सकते हैं ना, कभी अगर आप पीएससी का मेंस वगैरह भी देते हैं और उसमें अगर मान लो ये प्रश्न आता है कभी, तो आप सीधे इतने पार्टों में उनको बांटिए और उसके बाद इनसे संबंधित प्रावधान लिख लीजिए, आपका बेहतर आंसर एक हो जाएगा। आपने जो है उनको बांट दिया कि भाई हम पूरे प्रावधान एक साथ ना लिखकर हमने भाई इतने पार्ट में बांटा है, और उसके बाद इसके अंदर ये आर्टिकल्स जो है वो प्रावधान आते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं एक एक करके। केवल वही आर्टिकल्स की बात करेंगे जो सीधे सीधे तौर पर संबंधित हैं अनुसूचित जनजातियों से, है ना। घुमा फिरा कर हमको नहीं देखना, क्योंकि वैसे आप देखें तो हम अगर लिंक करना चाहें तो सभी आर्टिकल को लिंक कर सकते हैं। आर्टिकल 14 भी लिंक कर दें कि भाई सबको समानता का अधिकार है, तो उसमें तो जनजाति भी आ गई, तो हमको वो नहीं देखना है। हम केवल उन आर्टिकल्स की बात करेंगे जो प्रॉपरली किससे संबंधित हो भाई, आपका स्पेसिफिक जो है वो ट्राइब से रिलेटेड हो, जनजातियों से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, परिभाषा संबंधी अगर हम बात करें तो इनके आर्टिकल, जिसके बारे में मैंने आपको कल विशेष रूप से बताया था, है ना, कि क्या संविधान में जनजाति को परिभाषित किया गया है, संविधान में क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ट्राइब को डिफाइन किया गया है क्या, जनजाति को परिभाषित किया गया है क्या? पहली बात ध्यान रखना, नहीं किया गया है।
कई बार क्या होता है, हम यही गलती कर देते, जनजातीय शब्द देखा, यहाँ देखा 366 या 342 है क्या भाई ऑप्शन में, लगा दिया। तो ध्यान रखना, जनजाति शब्द को पूरे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, अनुसूचित जनजाति को जरूर परिभाषित किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो भाई आर्टिकल 366 में 366(25) में जो है वो शेड्यूल ट्राइब को जो है वो क्या किया गया है भाई, परिभाषित किया गया है। और उसमें क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है कि भाई अनुसूचित जातियां मतलब, जनजातियां मतलब वो सारी जनजातियां या वो सारे समुदाय जो इस संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या है भाई आपका दिए गए हैं या आपका जो है वर्णित, वो सारी जनजातियां, वो सारे समुदाय अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगे जो संविधान के अनुच्छेद 342 के पहले क्लॉज में क्या है भाई आपके शामिल है या वहां पर सूचीबद्ध किए गए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों कहा गया, क्योंकि संविधान में कहीं ना कहीं इसको सूचीबद्ध किया गया। और मैंने बताया था सबसे पहले कब किया गया था, 1950 में लगभग 212 जनजातियों को अधिसूचित किया गया था संविधान में। तो ध्यान रखना, जब भी केवल परिभाषा की बात आए, ठीक, या अगर हम बात करें एक परिचय की बात आए कि भाई इसका जो है वो कहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है या कहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, तो आर्टिकल 366 ध्यान रखना मेरे भाई कि आर्टिकल 366 में क्या है, परिभाषा दी हुई है। और अगर वर्णन पूछ ले, डिस्क्रिप्शन पूछ ले, या कहाँ सूचीबद्ध किया गया है, कहाँ लिस्टेड किया गया है ये पूछ ले, तब ध्यान रखना, तब आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 342 हो जाएगा, 342 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स को या अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है, यहाँ पर इनको क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है भाई, यहीं पर क्या किया गया है, इनको लिस्टेड किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा कि भाई जो है ये कौन आपका जारी करता है किसी भी जनजाति को, तो भाई ध्यान रखना राष्ट्रपति जो है वो आपका जारी करता है। और अब नए आपके प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल भी क्या कर सकता है भाई, अपने राज्य में किसी भी जाति या जनजाति एरिया को अनुसूचित जनजाति एरिया या उनको जनजाति, किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कौन जो है इनमें से कौन किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाई कर सकता है या अधिसूचित कर सकता है। ऑप्शन दे दिया, क्या भाई आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। तो भाई ध्यान रखना, कौन, राष्ट्रपति क्या करता है, किसी भी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में कोई भी आपका स्टेट है वहाँ के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद क्या करेगा कि भाई एक लोक अधिसूचना मतलब एक पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी जनजाति को एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाई या डी नोटिफाई कर सकता है। क्लियर है ये पॉइंट। और अब ये शक्ति राज्य के मामले में किसके पास भी आ चुकी है भाई, राज्यपाल के पास भी शक्ति आ चुकी है, राज्य को भी आपकी शक्ति मिल चुकी है। ठीक, चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दो आर्टिकल डेफिनेशन के हिसाब से क्या है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आर्टिकल 366 और एक आपका कौन सा हो गया, आर्टिकल 342। केवल लिखिए परिभाषा दी गई है, यहाँ पर लिखिए केवल क्या दिया गया है, वर्णन दिया गया है। अंदर का मैटर आपको याद रहेगा, दिक्कत नहीं है। हाँ उसी के तहत है ना। चलिए, हाँ केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हैं जो कुछ इनकी सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, है ना, या सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इनकी सोशल सिक्योरिटी या किसकी बात कर रहे हैं भाई, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप लिखते हुए चल रहे थे, शॉर्ट में लिखते हुए चलो, क्योंकि अंदर का मैटर तो आपको याद रहेगा, किसमें क्या दिया है मेनली ये याद होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है परिभाषा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ भाई 366 परिभाषा है, 342 पे इसके अनुसार जो 342 में लिस्टेड है वो शेड्यूल्ड ट्राइब होंगे। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, है ना। अस्पृश्यता का अंत मतलब क्या हो गया कि जो अनटचबिलिटी है, जो छुआछूत है, उसका क्या किया जाए भाई, आपका अंत किया जाए। और ध्यान रखिएगा कि इससे सबसे ज्यादा आपके प्रभावित कौन थे, अनुसूचित जनजाति के लोग ही थे। क्योंकि हमने देखा कि भाई जो हम शब्द यूज कर रहे थे, जो हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि भाई दलितों के साथ ऐसा हुआ, हरिजनों के साथ ऐसा हुआ, और हमने कल देखा था, कल की वीडियो में, कि सारे नाम किसके हैं भाई, इन्हीं के थे।
इन्हीं को क्या कहा गया भाई, दलित कहा गया। किसने कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा था। इन्हीं को क्या कहा गया भाई, हरिजन कहा गया, गिरिजन कहा गया। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। इन्हीं को जो है वो आपका पिछड़े हिंदू किसने कहा था, डॉक्टर घुरिये ने कहा था। तो कल हमने देखा तो भाई सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे भाई, आपके जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, जिनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती थी। और भाई आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने की बात कर रहा है। तो ये सामाजिक सुरक्षा में आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या कोई आर्थिक प्रावधान दिख रहा है, नहीं। क्या कोई ये राजनीतिक प्रावधान है, नहीं। ये समाज में उनकी सुरक्षा को बढ़ाता है, इसलिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित क्या हो जाएगा, प्रावधान हो जाएगा। ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब समझिएगा ये है सबके लिए लागू, ठीक। लेकिन अगर आप इसका उद्देश्य समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान में इस प्रावधान को जोड़ा क्यों गया, तो आप समझना कि भाई यही जो आपका निम्न वर्ग था, निम्न तबके का वर्ग था, इन्हीं से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, इन्हीं से बलात् श्रम या अगर हम बात करें फोर्स लेबर करवाया जाता था कि भाई इनको, क्योंकि भाई इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती, शिक्षित नहीं होते, इनके भाई जीवन स्तर अच्छा नहीं होता, तो इनको क्या किया कि भाई जो बड़े वर्ग उन्होंने कुछ भी पैसा वैसा दे दिया और उसके बाद ब्याज इतना रख दिया कि पैसा चुका नहीं पा रहे, तो उनसे क्या करवा रहे हैं भाई, आपका जो है वो पुश्तैनी बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। अभी भी आप जाएंगे जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि एक कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, उसके यहाँ एक वर्ग, मतलब एक कोई व्यक्ति, निम्न तबके का व्यक्ति, उसकी पूरी पीढ़ी काम करते हुए आ रही है ना, कि उनके पिताजी ने उनके पिताजी के यहाँ काम किया, फिर उनका बेटा अब काम कर रहा है इनके बेटे के यहाँ। तो ये क्या है भाई, आपका कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी वाली बात हो गई। दूसरा व्यापार की बात है ना, क्योंकि भाई ये क्या होते थे, आपके निम्न वर्ग है, तो भाई क्या है, आपका पैसे के लालच में आपका आर्थिक इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो पैसे की नीड इनको होती है, तो भाई इनका जो है वो उनको बेचा भी जाता है। मतलब इनको जो है आप देखते थे कि भाई किसी कंपनी को जो है वो, आपने से वो देखा होगा, KGF मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या होता है भाई, ट्रक में भर के ले गए, है ना, और उनको ही नहीं पता कि उनको या तो बेचा जा रहा है या क्या किया जा रहा है। तो ये समस्याएं ध्यान रखिएगा। जैसे मानव का जो दुर्व्यापार होता है, ये समस्याएं मेनली होती है महिलाओं के साथ, और साथ ही साथ में जो बालक होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। बाकी बलात् श्रम की समस्या जो है निम्न तबके के साथ होती है। तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया भाई, आपका जो है वो आर्टिकल 23 को जो है वो आपका ऐड किया था। ध्यान रखिएगा कि किसी से भी आपका जो है वो फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव का व्यापार वगैरह जो है वो नहीं किया जा सकता। उसमें मानव भी आ जाएंगे और मानव के अंग वगैरह भी जो है वो आ जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद अनुच्छेद 24 समझिएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों में जो है वो क्या भाई, आपके बालकों का नियोजन, मतलब अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो आप देखते हैं कि भाई, देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको सीधे तौर पर नहीं दिख रहा कि इसमें अनुसूचित जनजाति जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके उद्देश्य को समझेंगे तो भाई ये वही वर्ग है जो निम्न वर्ग है। भाई वो कौन है आपका, आज सामाजिक स्थिति अगर हमने देखा, हमने जो रिजर्वेशन दिया वो किसके आधार पर दिया, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया। सोशल अगर हम देखें तो सोशल कंडीशन उसमें इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमिकल कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, और आपका एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया। इन आधारों पर जो पिछड़े हैं उनको हमने क्या दिया भाई, रिजर्वेशन दिया। तो भाई यही तो पिछड़े, इन्हीं का विकास नहीं हो पाया था। अब जब नहीं हो पाया तो भाई अब इनके बच्चे क्या होते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, क्या कर रहे हैं भाई, कारखानों में काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। भाई सिंपल बात है, जिस घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर ना हो, जिसके घर में सामाजिक स्थिति ज़्यादा बेहतर ना हो, मतलब उनको भाई उनके अंदर जागरूकता नहीं हो कि भाई शिक्षा का क्या महत्व है ना। आप देख सकते हैं कि समान पेमेंट या आपका वेतन भोगी में भी एक परिवार अलग तरीके से रहता है, एक परिवार अलग तरीके से रहता है। एक परिवार हो सकता है जो अपने घर में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे। अब इनके पास भाई जागरूक है नहीं, तो ये क्या करते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं भाई आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं भाई, जाकर जो कारखाने वगैरह है या बाल श्रम वगैरह करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर चाइल्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट किया गया है, जो है वो आपका चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका कहीं ना कहीं किसको सुरक्षा प्रदान करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट दोनों को, बच्चों को, और साथ ही साथ में जो आपका सामान्य में भी जो आपके निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, चलिए इसके बाद ध्यान रखना कि भाई आपका अनुच्छेद 25
ठीक, धार्मिक वाली चीज़ है इसमें। और इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 25 का जो सेकंड क्लॉज है उसका जो बी आपका पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है भाई, ध्यान रखिएगा, सामाजिक कल्याण और सुधार, है ना। एक शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या भाई, आपका सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म की बात की गई है। और इसके तहत क्या है कि भाई आपका जो है वो सार्वजनिक प्रकार की जो भी आपकी संस्था होगी वो हिंदू वर्ग के सभी लोगों के लिए क्या होगी, आपकी खुली हुई होगी। समझना इसका मतलब क्या हो गया। अब इसमें भी आप देखेंगे तो भाई पहले अगर आप देखोगे तो मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में पहले दलितों का प्रवेश नहीं होता था। ये सब आप इतिहास में पढ़ते हुए आते होंगे, है ना। तो उनका प्रवेश नहीं होता था। अगर मान लो धोखे से चले गए तो भाई मंदिर धुला जाता था पूरा। तो ये सब से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे भाई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। और उसमें भी अगर हम ज्यादा बात करें तो कौन थे भाई, शेड्यूल ट्राइब थे। तो अब उनको क्या, जैसे आप देखेंगे कि भाई अपने घर के रास्ते से निकलने नहीं दिया जाता। तो भाई संविधान में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई मंदिर सार्वजनिक है, सार्वजनिक मतलब वहां पर सभी को आने जाने की अनुमति है, तो वहां पर भाई जाति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहां पर क्या रहेगा भाई, आपका सभी वर्गों के मतलब हिंदू के सभी जो वर्ग हो गए वो और उनके सभी अनुभाग, जैसे भाई शैव में भी अलग अलग संप्रदाय के लोग हो गए, है ना। या मान लो कोई भी आपकी जाति, उसमें भी अलग अलग संप्रदाय के लोग हो गए, अलग अलग जाति के लोग हुए। तो लगभग सभी के लिए क्या करना भाई, आपका उस स्थान को खोलना। अब इसमें एक चीज समझना, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर मैंने अपने घर में मंदिर बनाया है और मैं उसमें पूजा पाठ कर रहा हूं, तो वो एक तरीके सार्वजनिक नहीं है, वो क्या है, निजी हो गया, क्योंकि वो मेरे घर के अंदर है और उसमें केवल मैं अपने और मेरे परिवार जो है पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि भाई मेरे घर में मैंने एक मंदिर बनाया हुआ और सबको मैं अनुमति देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपका जो आ सकता है, तो वहां पर मैं जाति के आधार पर या अन्य किसी ऐसे आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लीजिए वो सबके लिए खुला है, वहां पर सभी के लिए, दूसरे धर्म के व्यक्ति या आपका जो उच्च कुल के कोई व्यक्ति वहां पर आ रहे हैं, तो हिंदू धर्म के सभी लोगों को वहां पर आने की क्या रहेगी भाई, अनुमति रहेगी। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक मतलब जो लगभग सबके लिए खुला हो, वहां पर हम कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये भी क्या करता है भाई, एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। इस पॉइंट को भी जो है वो ध्यान रखना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसी से संबंधित आपका एक अगला आर्टिकल हो जाएगा जो इनकी संस्कृति की रक्षा करता है भाई, ठीक। ये अगर हम देखें तो सांस्कृतिक, अच्छा अभी ये भी है आपके, इसको देख लो। जैसे एक आर्टिकल आपका हो गया आर्टिकल 15 का 4th, ठीक। और आर्टिकल 15 जो है वो क्या बात करता है, देखो आर्टिकल 14 बात करता है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना। विधि के समक्ष समता मतलब कि विधि के समक्ष सभी समान लोग के साथ क्या किया जाएगा, आपका समान व्यवहार किया जाएगा। समान लोगों के लिए क्या रहेगा भाई, आपका समान नियम रहेगा। ये कहा गया है किसमें भाई, अगर हम बात करें तो आपका आर्टिकल 14 में ना। तो विधि के समक्ष समता क्या है भाई आपका, कि कानून के समक्ष क्या है भाई आपका, सभी क्या है, समान है, ठीक। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान लोगों के साथ क्या किया जाएगा, असमान व्यवहार किया जाएगा, है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर दो लड़के हैं, सेम उम्र के हैं, सेम चीज़ें हैं, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक 22 साल का लड़का और एक 80 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई दोनों की स्थिति क्या है, आपकी असमान है ना। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो भाई अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एक व्यक्ति है जो 24 साल का है और एक व्यक्ति है जो 80 साल का है ना, दोनों ने किसी की हत्या कर दी। अब एक को हम कठोर कारावास दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई एक काम करो, तुम पत्थर तोड़ो जाओ, है ना। जैसे हम मूवी में देखते हैं ना कि हथौड़ा लेके पत्थर तोड़ते रहते हैं, तो हम एक 24 साल के व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन क्या 80 साल के व्यक्ति को हम वो कारावास दे सकते हैं, कठोर कारावास? नहीं दे सकते। पता चले वो हथौड़ा उठाने गए और खुद ही उठ गया, है ना। तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, दूसरा काम दे देंगे, है ना, कि भाई जैसे छोटा मोटा जो काम हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या कहता है आर्टिकल 14, सबके साथ समानता की बात नहीं करता, ये कहता है कि समान लोगों के साथ क्या किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। और अगर असमान लोग हैं तो क्या किया जाएगा, उनके साथ असमान व्यवहार किया जा
सकता है। ठीक, चलिए आर्टिकल 15 जो है वो आपका क्या करता है, कुछ चीज़ों को जो है वो स्पेसिफाई करता है, जैसे भाई आपका धर्म हो गया, जाति हो गया, जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव जो है, मतलब आपका जन्म हो गया, मूल हो गया, जाति हो गया, धर्म हो गया, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 भी क्या करता है कि भाई आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई सरकार जो है वो क्या कर सकती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको आपका जो है उनके वेलफेयर के लिए या उनके एम्पावरमेंट के लिए या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी विशेष उपबंध बना सकती है। अब समझना एक चीज कि रिजर्वेशन के अलावा जो बाकी चीजें उनको दी जाती है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है ना। अगर हम बात करें तो कहीं भी आप देखेंगे फीस न्यूनतम होती है ना, या फ्री होता है, वो सब आप सुविधाएं किसके अंतर्गत होती है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत। लेकिन जब नौकरियों में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो होता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के समान अवसर, है ना। मतलब आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको क्या मिले भाई, आपके जो है वो इक्वल सबको अवसर मिले, सबको इक्वल जो है चांस मिले। और उसमें वो प्रावधान कर देगा कि भाई जो आपके अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, या आपके जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और अभी ईडब्ल्यूएस जो है, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान जो है वो सरकार कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह में जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो किसके अंतर्गत है भाई, आपका 16 के अंतर्गत। लेकिन जो भाई उनके अलावा अन्य सुविधाएं दी जाती है, कहीं पर भाई कॉलेज में कह दिया कि भाई इतनी % सीटें इनको दी जाएंगी, है ना, या मान लीजिए इनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, आपकी आर्टिकल 15 में आएंगी। तो दोनों में आपका लगभग लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना रिजर्वेशन 16 में है। जिसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो आपका जॉब में या रोजगार में जो एजुकेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो आर्टिकल 16 में है। और बाकी उसके अलावा जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं वो किस में हो जाएंगी भाई, आपकी आर्टिकल 15 में हो जाएंगी। तो ध्यान रखना आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 किसका प्रावधान करता है, उसके सब क्लॉसेस जो है वो आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं, और आर्टिकल 15 उनको विशेष सुविधाएं देते हैं। ठीक, चलिए इसके अलावा आगे बात करें तो अगला है आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29। ठीक, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में, ठीक भाई, कोई आपका किसी भी टेरिटरी में रह रहा हो भारत में, ठीक, उनके मतलब कोई भी नागरिक रह रहा, उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, है ना, ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, कल्चर हो गया, इसको क्या है भाई, आपका सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है। और भाई मैंने कल बताया था कि अनुसूचित जनजाति के पैरामीटर में एक ये भी पैरामीटर है कि इनकी अपनी क्या हो भाई, आपकी एक अलग संस्कृति हो। तो ये क्या है भाई, इनकी संस्कृति, जैसे आप देखेंगे भाई भगोरिया पर मैंने बताया संस्कृति है, विवाह के इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या है, कल्चर है। तो भाई आर्टिकल 29 जो है वो क्या करता है भाई, इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या करता है भाई, अधिकार देता है कि आप अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं भाई, सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। तो इनकी संस्कृति में, हाँ, अगर कोई संस्कृति इनकी ऐसी है जो भाई क्या होता है आपका, जैसे अभी आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, समान आपकी सिविल संहिता आई, तो इसमें भी जो है वो प्रयास किया जा रहा है कि हम आदिवासियों को सम्मिलित ना करें, या आदिवासियों को क्या करें भाई, थोड़ा सा हम जो है लिबरल, उनको लिबरेशन प्रदान करें, थोड़ी सी उनको जो है छूट प्रदान करें। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो किस में आता है भाई, अगर हम बात करें तो जनजातियों के प्रभाव, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होंगी भाई, जनजातियाँ ही होंगी। उनके यहाँ क्या होती है, उनकी अलग अलग पंचायत होती हैं, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, है ना, उनके यहाँ अलग अलग परंपराएं हो रही, विवाह की अलग अलग तरीके हो रहे हैं। अब जब सब एक ही हो जाएगा तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है, वो क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 29 अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी या सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा करता है ना। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 29 क्या करता है, सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा करेगा उनका, या जो कल्चरल डाइवर्सिटी है कि भाई जब तक वो अपने कल्चर को, जो उनका अलग कल्चर, उसको क्या कर सकते हैं भाई, आपका सुरक्षित कर सकते हैं। ये सारे
हमारे संविधान में आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स, अभी हम एक तरीके से वापस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं। ठीक, चलो अगला ध्यान रखना डीपीएसपी में है, यहाँ तक तो फंडामेंटल राइट्स है ना, 29 फंडामेंटल राइट्स है। इसके बाद अब चालू होता है आपका भाई 36 से कौन सा डीपीएसपी चालू होता है। और भाई अगर हम बात करें डीपीएसपी में आर्टिकल 46 ध्यान रखना, आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 ये कहता है कि भाई अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो आपके अदर वीकर सेक्शंस हैं या आपके अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। देखो डीपीएसपी मतलब क्या हो गया कि राज्य के पास अगर संसाधन होंगे तो ये सब चीज़ें राज्य प्रोवाइड कर सकता है ना। तो मौलिक अधिकार क्या है? जो प्रदान करने ही है ना। जैसे सिंपल चीज़ है कि भाई आप यहाँ पर आपने अगर फीस पे किया है तो आपका अधिकार है क्या कि आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि फीस किसके लिए दिया है आपने? पढ़ने के लिए, है ना। बाकी इसके अलावा जो है डीपीएसपी क्या हो गया कि भाई हमारे पास अच्छा पैसा आ गया है ना, बहुत सारे बच्चों का अच्छा पैसा आ गया तो हमने तुम लोगों के लिए पर्सनल एसी लगवा दिया है ना, हर सीट पे चेयर की जगह पर सोफा लगवा दिया है ना, नाश्ते की सुविधा भी रख दी फ्री में कि हाँ भाई एक काम करो सुबह सुबह आओगे तो एक समोसा और चाय यहीं मिलेगा, है ना। ये क्या हो गया? डीपीएसपी हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है आपका राज्य, अपने राज्य के पास अगर रिसोर्स होंगे, राज्य के पास अगर संसाधन होंगे तो राज्य क्या करेगा भाई? डीपीएसपी प्रोवाइड कर सकता है। डीपीएसपी प्रोवाइड करना बाध्य नहीं है, वो राज्य की स्थिति के ऊपर निर्भर है ना। बाकी अधिकार क्या है वो देने ही पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 ये कहता है कि भाई राज्य जो है वो क्या करेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा और अर्थ मतलब उनका अगर हम देखें तो भाई एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के मामले में क्या कर सकता है? कुछ बेहतर प्रावधान कर सकता है। जैसे हम जो योजनाएं देखते हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए आती हैं, जो योजनाएं शेड्यूल ट्राइब के लिए आ रही हैं या जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए जो योजनाएं आ रही हैं, उसका संबंध किससे हो जाएगा भाई? आर्टिकल 46 से हो जाएगा, क्योंकि डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य को ऐसे काम करने चाहिए। ठीक, चलिए अगला है भाई अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क्या करता है भाई? प्राइमरी लेवल पर जो है वो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देता है। भाई देखिए इनकी बोली अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे भीलों की बोली जो है वो भिली है, गोंड जो है वो आपका गोंड जनजाति जो है वो आपका देखेंगे तो वो आपका अलग गोंडी लैंग्वेज बोलती है ना। गोंडी लैंग्वेज हो गया, डोली लैंग्वेज हो गया, ये बोलती है। और आप देखिए इसी महत्व के चक्कर में जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम है जो आपका प्राथमिक शिक्षा भी प्रोवाइड करता है, इसने क्या किया है? गोंडी भाषा को एक ऑफिशियल भाषा के रूप में क्या किया है? एक औपचारिक भाषा के रूप में जो है वो ऐड कर लिया है कि भाई हम अपनी पुस्तकें किस भाषा में भी छापेंगे? आपका गोंडी भाषा में भी छापेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी मातृभाषा, इनके कल्चर को जो है वो क्या करता है भाई? 350 क्या करता है? संरक्षण देता है। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना, ये आर्टिकल्स क्या करते हैं? इनको एक प्रकार से जो है वो सांस्कृतिक सुरक्षा भी देते हैं। तो इस पॉइंट को जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, तो आर्टिकल 15 से आप पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक सुरक्षा इन लोगों को जो है वो आपकी प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं आपका आगे। अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? चलिए आर्टिकल 244 ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वापस बता रहा हूं आपको, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सीधे शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। एक 366 का क्लॉज 25, दूसरा 342 का 1 और तीसरा 244 ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। ठीक, चलिए आर्टिकल 244 क्या कहता है? आर्टिकल 244 ये कहता है कि भाई जो शेड्यूल एरियाज है, मैंने बताया कि भाई 2 चीज़ें होती है, एक अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और एक अनुसूचित जनजाति भी होती है ना। अब जिस क्षेत्र में आपका अनुसूचित जनजातियां रह रही हो तो राष्ट्रपति किसी एरिया को, भारत के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में भी घोषित कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया? आर्टिकल 244 ध्यान रखना, आर्टिकल 244 ये कहता है कि भाई जो आपके अनुसूचित और जनजातीय जो आपके क्षेत्र हैं, जो भाई शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ का प्रशासन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा।
मैंने कहा कि तीसरे मतलब 366, 342 और उसके बाद 244 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेड्यूल एरियाज या अनुसूचित जनजाति वाले जो आपके क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन कैसे किया जाएगा उससे संबंधित है। और ध्यान रखना, जब आप शेड्यूल पढ़ेंगे या जब आप भारत संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे तो भाई दो अनुसूची, एक आपका 5वीं और एक आपका 6वीं अनुसूची, ये दोनों संबंधित है किससे भाई, आपका शेड्यूल एरिया से या अनुसूचित क्षेत्रों से आपका जो है संबंधित। तो ध्यान रखना कि भाई जो है अनुसूचियों की बात करेंगे तो 5 और 6 का संबंध किससे हो जाएगा, आपका शेड्यूल एरिया से हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों से हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर 244 ओवरऑल अगर हम बात करें तो 244 क्या कहता है कि भाई शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया का प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में हम यहाँ पर प्रोविजन दे रहे हैं। और क्या प्रोविजन दिया, तो इन्होंने अपने पहले क्लॉज में क्या कहा भाई, 244(1) में क्या कहा, तो 244 में ध्यान रखना आपका 5वीं शेड्यूल आएगी। पहले जो चीज बता रहा हूं वो ध्यान रखना, समझाऊंगा मैं आपको अभी। ये पहले क्या आता है, 5 आता है कि 6 आएगा, 5। तो भाई पहले नंबर पर कौन सी होगी आपकी 5वीं, और दूसरे नंबर पर कौन सी होगी भाई आपकी 6वीं अनुसूची होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या किया है, ये जो आपके पूर्वी क्षेत्र जैसे आप देखेंगे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी एक तरीके से बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग सभी लोग क्या हैं यहाँ पर, अनुसूचित जनजाति के लोग। तो यहाँ ये एरिया जो है पूरा किसका है भाई, आपका शेड्यूल ट्राइब्स का है ना। यहाँ पर आपका स्पेसिफिक जनजाति आप सुनते होंगे भाई, जब भी पूर्व की बात आती है तो जनजातियों की बात आती है ना, बहुत सारी जनजातियाँ फेमस है, नागा जनजाति हो गई है ना, मिजो जनजाति हो गई, गारो, घासी, जैंतिया जनजातियाँ हो गई है ना। चलिए तो अब ध्यान रखना, यहाँ पर केवल आपको 4 स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ध्यान रखना 244 में जो है वो आत्मा ध्यान रख सकते हैं आप एक तरीके से ना, या आपका ATM का जैसे भी आप इसको याद करना चाहें वो ना आपका है, बस 4 राज्यों के नाम आप ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, चलिए तो अब इसमें आपको क्या है तो ध्यान रखना, 5वीं अनुसूची में ये कहा गया है, मतलब जो आर्टिकल 244 का पहला क्लॉज है उसमें ये कहा गया है कि भाई 5वीं अनुसूची के प्रावधान, मतलब जो 5th शेड्यूल आप पढ़ेंगे, 5th शेड्यूल के प्रावधान जो है वो आपका कहां पर लागू होंगे, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जो आपके अनुसूचित एरिया है वहां पर आपके लागू होंगे। जैसे इसके अलावा 11 राज्य जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा है ना, झारखंड, बिहार, यहाँ पर क्या है भाई आपका शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा हैं, तो इनको भी क्या किया जाता है भाई, इन जो ये राज्य हैं इन पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है भाई, 244(1) के तहत। लगभग इसमें कितने राज्य, तो ध्यान रखना 11 राज्य है। ठीक, और जो ये 4 राज्य है कौन सा भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो प्रशासन प्रबंधन किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा भाई, आपका आर्टिकल 244(2) के तहत किया जाएगा। तो क्लियर चीज समझिएगा कि आर्टिकल 244 ये कहता है कि भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा, इन 4 राज्यों के अलावा जो भी अनुसूचित एरियाज हैं, जो भी शेड्यूल एरियाज है, वहां का प्रशासन किस प्रकार से किया जाए इसके संबंध में पहला क्लॉज आपका जो है वो प्रोविजन करता है। और दूसरा क्या कहता है कि भाई जो 4 राज्य हमने छोड़े थे उसमें कैसे प्रशासन किया जाएगा वो सेकंड क्लॉज में बताया जाता है। ठीक, तो 244 ध्यान रखिएगा, अगर पूछे 244 क्या प्रावधान करता है भाई, तो आर्टिकल 244 जो है वो ये कहता है कि भाई शेड्यूल एरियाज और जो ट्राइबल एरियाज है, अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार प्रशासन किया जाना है। इसके अंदर जब आप पहले क्लॉज में आएंगे तो वो कहेगा कि भाई 4 राज्य छोड़ दो, केवल उन 4 राज्यों के अलावा बाकी जो शेड्यूल एरियाज है वहां पर कैसे प्रशासन करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो 5, इसमें कहा गया कि जो 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान है वो इन 4 राज्यों को छोड़ दो, बाकी जगह क्या हो जाएंगे भाई आपके लागू
होंगे। और सेकंड ने क्या कहा कि भाई जो 4 राज्य हमने छोड़े थे, उन 4 राज्यों में जो है वो आपका 5वीं की जगह किसके आपके लागू होंगे, 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू होंगे। क्लियर है ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 244(1) कहेगा, 5वीं अनुसूची की बात करेगा, और कहाँ बात करेगा, 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में, बाकी आपके शेड्यूल एरियाज में। और जो सेकंड है वो 6वीं अनुसूची की बात करेगा, और ये बात करेगा 6वीं अनुसूची कहाँ लागू होगी, 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 275 क्या कहता है। आर्टिकल देखो 275 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है फाइनेंस से, इसका संबंध है वित्त से। और ये क्या बात करता है, आर्टिकल 275 ये कहता है कि भाई संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन, मतलब 5th और 6th जो आपके शेड्यूल हैं, इन 5th और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसके तहत जो आपके राज्य हैं उनको भाई आपका इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज को एक्स्ट्रा आपका ग्रांट या अनुदान जो है वो आपका दिया जा सकता है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों की, तो समझिएगा इनके उत्थान के लिए हमको ज़्यादा काम करना होता है ना। सिंपल चीज़ है कि भाई हम तो अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो भाई वहाँ की आर्थिक स्थिति बेहतर है, तो हमको वहाँ पर उनको सुविधाएं नहीं देनी पड़ेंगी। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट वाले एरियाज़ हैं, ये सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, और ये शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं। तो इनके लिए हमको क्या करना है भाई, आपका योजनाएं चलानी है ना। अब योजनाएं चलानी है तो क्या लगना है भाई, आपका पैसा लगना है। तो ये एक जो बेसिक हमारे एक्सपेंसेस हैं राज्य के, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया भाई। जो राज्य बिजली पर, रोड पर ये खर्चा कर रहे हैं, तो इसके बेसिक जो है सभी राज्यों के सेम हो गए। लेकिन इन राज्यों को शेड्यूल ट्राइब्स पर अलग से क्या करना पड़ रहा है भाई, आपका खर्च करना पड़ रहा है। तो अब इसके लिए क्या करेगा भाई, केंद्र इनको पैसा दे सकता है अलग से। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 275 में क्या कहा गया, 275 में कहा गया है कि भाई अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कहा गया है कि केंद्र, मतलब अगर हम बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्र जो है वो सेंट्रल क्या कर सकता है, केंद्र जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले एरिया को क्या कर सकता है भाई, आपका अनुदान का मतलब क्या हो गया, पैसा देना है ना। तो क्या दे सकता है भाई, आपका अतिरिक्त अनुदान जो है वो आपका दे सकता है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट, आर्टिकल्स क्लियर होते हुए चल रहे हैं है ना। तो यहाँ पर 2 चीज़ हो गई, पॉलिटी भी कवर हो रही है और ये भी कवर हो रही है ना, वरना अपन ये भी पढ़ा देते कि सीधे एक काम करो आर्टिकल याद कर लेना जाके घर में, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बार चीज़ें आपकी ध्यान रखो। ठीक, चलो बढ़ते हैं आपका आगे। आर्टिकल 275 के बाद अब लगभग ये जो आर्टिकल है ये इनकी आर्थिक स्थिति से संबंधित है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक भी कह लो इसको, है ना, कि भाई जो है इनका एक इकोनॉमिकल प्रोविजंस या इकोनॉमिकल जो है सिक्योरिटी की बात करते हैं, या इनके रोजगार वगैरह की भी जो है वो बात कर सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए जैसे ध्यान रखना, आर्टिकल मैंने कहा था कि 15(4) की अगर हम बात करेंगे तो 15(4) किसकी बात करता है, 15(4) अन्य जगहों पर उनकी सीटों या अन्य सुविधाओं की बात करता है कि भाई उनके लिए जैसे एजुकेशन फ्री कर दिया, उनके लिए हमने जो है हॉस्टल्स या स्कॉलरशिप वगैरह हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी सुविधाएं किसके अंतर्गत दी जा रही हैं, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 15 के अंतर्गत, है ना। और अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो आर्टिकल 16 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि भाई आपका जो है राज्य, कोई भी स्टेट जहां पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना। पर्याप्त मतलब अगर हम बात करें कि अगर किसी राज्य में ऐसा लगता है कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या के हिसाब से वो लोग रोजगार में नहीं हैं, ठीक, वहाँ पर जो है उनका प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपका नहीं है, तो भाई सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए आरक्षण का उपबंध कर सकती है। तो लिखा हुआ है आपका आरक्षण के लिए, मतलब आर्टिकल 16 ये कहता है, देखो आर्टिकल 16 ने क्या कहा, आर्टिकल 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के समान अवसर, अपनी भाषा में बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए सभी को क्या मिले, समान अवसर मिले। अब क्या होता है, इसके नीचे आ गए कुछ अपवाद या कुछ विवाद हो गए, मतलब हर आर्टिकल का आपका जो है वो हम देखें तो एक अपवाद है। अब इसमें क्या कहा गया कि भाई 16 तो कह रहा है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो नौकरी में,
पर यहाँ पर ये 16(4) में क्या कह दिया गया कि भाई अगर राज्य को ऐसा लग रहा है कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, और आर्टिकल 16 रिजर्वेशन करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिकल 16 समानता की बात कर रहा है। और अगर आपने रिजर्वेशन दे दिया तो समानता हुई क्या, हुई क्या समानता, नहीं हुई। तो इसलिए उन्होंने नीचे क्या कर दिया, एक्सपेंशन आपका जो है वो दे दिया, अपवाद के रूप में दे दिया कि भाई आर्टिकल 16(4) जो है वो राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण करने से मना नहीं करेगा। निवारित मतलब क्या होता है, मना करना, है ना, तो निवारित नहीं करेगा मतलब मना नहीं करेगा। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि आरक्षण की जब बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका 16(4) हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही 16(4) का जो आपका सेकंड प्रोविजन है वो क्या कहता है कि भाई आपकी जो रिक्तियां हैं, ठीक, सिंपल इसको समझिएगा, जो हम कहते हैं ना बैकलॉग भर्ती, जिसको हम कहते हैं कि भाई मान के चलिए एक बार जो है वो वैकेंसी आई, उस वैकेंसी में मान के चलिए कि 100 सीट रिजर्व थी शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना। अब क्या हुआ कि केवल शेड्यूल ट्राइब थे 80। अब तो ये चीज़ नहीं, पहले लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, है ना, तो अब क्या है कि भाई शेड्यूल ट्राइब के लिए जगह बची केवल कितनी, भाई आपका 100 सीटें हैं, उसमें से केवल 80 सीटों पर उनकी नियुक्ति हुई है, बाकी 20 सीटें खाली हैं। तो ये 20 सीटें हम किसी और को नहीं देंगे, ये 20 सीटें हम क्या करेंगे भाई, आपका अगले वर्ष जो है वापस किसको देंगे भाई, आपका शेड्यूल ट्राइब को ही देंगे। तो आर्टिकल 16 ये प्रावधान करता है ना। तो ध्यान रखना आर्टिकल 16, देखो केवल आर्टिकल के नंबर याद हो, प्रोविजन तो आपको देख के याद आ जाएंगे, एक दो बार आप रीड करोगे। ठीक, तो आर्टिकल 16 का संबंध ध्यान रखना किससे हो जाएगा भाई, एसटी से हो जाएगा, और ये भी एक तरीके से इकोनॉमिकल क्या है भाई, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, चलिए, इसके बाद आर्टिकल 335 ध्यान रखना। आर्टिकल 35 जो है वो क्या करता है कि भाई आपका सेवाओं और पदों में, मतलब जब आप नौकरी में चले गए, 325 किसके बाद बात करेगा, नौकरी के बाद की बात करेगा, है ना। जैसे प्रमोशन वगैरह की जो बात होती है, प्रमोशन में जो है रिजर्वेशन तो वो इसी के तहत था आपका 335। या अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ सुविधाएं इनको अलग से दी जाती हैं, किसके तहत दी जाती है, सेवाओं में अतिरिक्त सुविधाएं जो है वो दी जाती है 335 के अंतर्गत। 16 केवल क्या बात करता है, भर्ती की बात करेगा, केवल रोजगार की बात करेगा। बाकी जो आपकी सेवा में आने के बाद जो भाई सेवाओं और पदों के लिए जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो दावे होते हैं, ठीक, क्लेम्स होते हैं, वो किस में दिया हुआ है भाई, आपका 335 में दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना 335 का संबंध किससे हो जाएगा भाई, आपका शेड्यूल ट्राइब से हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और आपके जो है वो देखते हो, चलो फिर अपन क्लास खत्म करेंगे। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई आर्टिकल 164 ध्यान रखना। देखो आर्टिकल 64 में 164 में मंत्री परिषद की बात की गई है ना। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि भाई अब समझिएगा कि भाई हर राज्य में जनजाति तो है नहीं, है क्या। आप देखेंगे जैसे नॉर्थ में जाएंगे जनजातियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारे यहाँ देख लो साउथ में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भाई नॉर्थ में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, है ना। आप देखेंगे पंजाब वगैरह साइड में वहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, क्योंकि ट्राइब तो जंगल में निवास करती है ना। अब ध्यान रखना, तो भाई यहाँ पर क्या कहा गया कि ऐसे राज्य जहाँ पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में क्या किया जाए भाई, जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से एक आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री ओपन की जाए, है ना। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है एक सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब जहां पर नहीं है जनजाति वहां पर क्यों करेंगे हम स्थापना उसकी, लेकिन जहां पर जनजाति है, ज्यादा जनजाति है, वहां पर क्या किया जाए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या किया जाए, पृथक रूप से जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की जाए। ध्यान रखना 164। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मान लो ये आर्टिकल आ गया ना तो आप इसको कभी टिक नहीं करोगे, क्योंकि आप यही सोचोगे कि यार आर्टिकल 164 तो मंत्री परिषद वगैरह की बात करता है, यहां पर कहां होगा। समझ रहे हैं आप ये चीज कि आपका यहां तक ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन जब पहला क्लॉज पढ़ोगे तो क्या कहता है भाई, आपका अलग से जनजातीय मंत्रालय की बात करता है। ठीक, चलिए, इसके बाद आर्टिकल 330 ध्यान रखना। आर्टिकल 330 बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 330 क्या कहता है कि भाई लोकसभा में, ठीक, लोकसभा में क्या करना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या करना है भाई, सीटों का आरक्षण करना है ना। जैसे अभी 47 सीट्स जो है वो क्या है भाई, आपकी आरक्षित हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। देखो दोनों 47 है, एमपी में भी 47 है विधानसभा में, और लोकसभा में भी 47, क्योंकि अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पर ट्राइब्स कम है।
नेशनल लेवल पर जैसे आप देखोगे, जैसे मध्य प्रदेश में जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये भी कहीं लिख लेना, कहीं काम की बात है, कहीं पूछ ले, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो शेड्यूल ट्राइब को 20% रिजर्वेशन दिया जाता है। और वहीं इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में इनका रिजर्वेशन है 7.5%। मतलब क्लियर है कि इंडियन लेवल पर ये क्या होगी, इनकी संख्या आपकी बहुत कम होगी। मध्य प्रदेश में 21% पर पाई जा रही है जनजातियां, और भारत में देखेंगे तो लगभग 8% पर जनजाति पाई जा रही है। तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है भाई रिजर्वेशन, यहाँ पर ध्यान रखना। तो आर्टिकल 330 ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर 330 और 332, आर्टिकल 330 और 332 ध्यान रखना। 330 बात करता है लोकसभा की, कि भाई लोकसभा में क्या की जाए, इनके लिए सीटें रिजर्व की जाए। और वर्तमान में कितनी सीटें रिजर्व है, 47। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको ना, 47 ही जहां तक मुझे याद है। दूसरा अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है वो 332 क्या कहता है, 332 जो है वो बात करता है विधानसभा की। किसकी बात करता है, विधानसभा। अब देखो यहां पर स्पेसिफिक नहीं कहा गया कितने % करना है, जो जनसंख्या है उसके रेशो के हिसाब से क्या है भाई आपकी सीटें आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भाई मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो लगभग 47% सीटें क्या है, मतलब 47% बोल रहा हूं, 47 सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व है भाई, ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सीट कितनी है भाई, टोटल 230 है। और हमने पढ़ा था जनजातियों का प्रतिशत कितना है भाई, 21% है। पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का जो प्रतिशत है शेड्यूल ट्राइब वो 21.1% पर पाई जाती है। भाई इनका आप लगभग 21% निकालेंगे तो भाई आपका जो है इसका 20% तो 46 ही हो गया। और हमने इनको एक सीट और क्या दे दी भाई, एक्स्ट्रा दे दी, 21% है कुछ। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 20% ही क्या मिल रहा है इनको, सीटें हमने क्या करके रखी हैं भाई, रिजर्व करके रखी हुई हैं। तो ध्यान रखना कि भाई 47 पर जो है सीट्स किसके लिए रिजर्व है भाई, ध्यान रखना जो है मध्य प्रदेश में, ये एमपी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना हर एक स्टेट में नहीं है ये। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, उसमें से 47 सीट रिजर्व है किसके लिए भाई, ध्यान रखना शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। और आपका जो है वो लोकसभा में भी 47 सीट रिजर्व है। रिजर्वेशन ध्यान रखना एमपी में 20% है और इंडिया में कितना है भाई आपका 7.5% है। इसके बाद आर्टिकल 334 ध्यान रखना, यहां पर यह कहा गया है कि भाई लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिजर्वेशन है वो आपका एक अवधि के बाद, समझना इस चीज को, संविधान में रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है वो स्थायी तौर पर शामिल नहीं किया गया। ये चीज पता है सबको कि नहीं पता, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर क्या किया गया है भाई, शामिल किया गया है। क्योंकि स्थायी होता तो रिजर्वेशन खत्म करने की मांग ही नहीं चलती। हर 10 वर्ष में क्या किया जाता है आपका जो है वो संसद जो है वो एक आपका विधेयक पास कर क्या करती है, रिजर्वेशन को आगे बढ़ा सकती है। तो भीमराव अंबेडकर ने प्रावधान शामिल किया था कि उनको पता है कि भाई कभी ना कभी स्थिति सुधरेगी। तो जब अगर ऐसा लगता है कि जैसे अब एंग्लो इंडियन का हमने समाप्त कर दिया, एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन मिलता था वो हमने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया। अगर सरकार को लगता है, संसद को लगता है कि भाई अब जो है इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल गया है, तो भाई उसके बाद जो है वो रिजर्वेशन को समाप्त कर सकती है। मतलब कि एक टाइम जैसे हर बार आपका क्या होता है 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है, अभी 2029 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर अगर तब लगता है तो सरकार चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकती है या चाहे तो उसको आगे भी बढ़ा सकती है। तो आर्टिकल 334 ये बात करता है कि भाई हम रिजर्वेशन आगे भी बढ़ा सकते हैं या तो नहीं बढ़ाएं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 330 लोकसभा, 332 विधानसभा और 334 कहता है कि भाई लोकसभा और विधानसभा के लिए जो हमने सीटें रखी है ना, ये हम एक निश्चित टाइम तक रखेंगे और अगर हम चाहें तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं या समाप्त भी कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। चलो बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद हाँ, ये आपका अंतिम आर्टिकल, इसको और देख लो, है ना। चलिए 2 आर्टिकल स्लाइड और देख लो। एक है आपका 243। अब ध्यान रखना आर्टिकल 243 का संबंध है आपका पंचायती राज से। आर्टिकल 243 जो है वो आपके 2 चीजों से संबंधित है। आर्टिकल 243 आपका जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो स्थानीय स्वशासन होता है, सेल्फ गवर्नमेंट होता है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 243 का जो पहला पार्ट है, पार्ट 9 जो है वो संबंधित है पंचायती राज से, और दूसरा जो है भाई वो आपका किससे संबंधित है, 9A जो है वो आपका म्युनिसिपल से संबंधित है, या जो आपका नगर पालिकाएं हैं उनसे संबंधित है। अब ध्यान रखना कि भाई आपका जो है वो आर्टिकल 243D
डी क्या कहता है, तो भाई आर्टिकल 243D जो है वो क्या कहता है कि पंचायतों में क्या किया जाएगा भाई, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है, मतलब कास्ट और जो ट्राइब्स है उनके लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। भाई ध्यान रखना, नौकरियों में आरक्षण किसमें है, 16(4) में। शैक्षिक संस्थाओं के लिए किसमें है, 15(4) में। ये ध्यान रखना, तो मैच द कॉलम में भी आ सकता है। इसके बाद लोकसभा के लिए कौन सा है, 330। विधानसभा के लिए कौन सा है, 332। पंचायतों के लिए कौन सा है, तो भाई 243D ध्यान रखना या घ ध्यान रखना। और भाई जो नगर पालिकाएं हैं उसके लिए कौन सा है, तो नगर पालिकाओं के लिए टी ध्यान रखना या ना ध्यान रखना। दोनों कौन से रहेंगे, आपके 243 रहेंगे। तो 243D में जो है वो पंचायतों में, और 243T में जो है वो आपका म्युनिसिपल में क्या किया जाएगा, इनके लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। मतलब जो पार्षद और सरपंच वगैरह होते हैं उनके लिए आप सुनते हैं ना कि सीट इस बार रिजर्व है, आरक्षित है। अब ध्यान रखना कि ये अनुपात कैसे दिया जाएगा, तो ये अनुपात दिया जाएगा उनकी जनसंख्या के हिसाब से। ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी जो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में या आपका पंचायती राज में या नगर निगमों में, जो इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा वो सीटों का आरक्षण किसके हिसाब से दिया जाएगा, जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आपका जो है वो 20% कर दिया हमने। अगर किसी एरिया में नहीं है शेड्यूल कास्ट या ट्राइब तो वहां पर रिजर्वेशन हम नहीं देंगे, है ना। या जहां पर 100% है तो वहां पर हमेशा आपका रिजर्वेशन रहेगा। तो ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा ये जनसंख्या के हिसाब से दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद आर्टिकल 371 ध्यान रखना। 370 बात करता था किसकी भाई, आपका 370 बात करता था जो है वो जम्मू कश्मीर को क्या करता था, विशेष राज्य का दर्जा देता था। और जो 371 है, 371 आपका अन्य राज्यों को, देखो एक तो पूर्वोत्तर राज्य हो गए, और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर आप बात करेंगे तो भाई ये ट्राइबल एरिया है पूरा, यहाँ पर पूरी जनजातियां रहती हैं, तो इनके लिए क्या है भाई, आपके विशेष प्रावधान रखे गए। और ध्यान रखना इसके अंतर्गत कुल 12 राज्यों को, कितने राज्यों को भाई, 12 राज्यों को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आपका दिया गया है। अब देखेंगे बिहार इसी की तो मांग कर रहा है ना। अब देखो इसमें क्या है भाई, महाराष्ट्र को, गुजरात को, नागालैंड, जो इसके अंदर है, जैसे भाई ए में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, फिर डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, फिर ई में आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के संबंध में है, एफ में क्या है भाई सिक्किम है, जी में मिजोरम है, एच में अरुणाचल प्रदेश है, आई में गोवा है और जे में कर्नाटक है। ऐसे कर जो है वो टोटल कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है भाई, 12 राज्यों को मिला है। तो ये एक बार देख लेना। बाकी ये ध्यान रखना 370 जम्मू कश्मीर को देता था, तो 371 आपका जो है वो किसको देगा भाई, आपका अब दूसरे राज्यों को देगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए इसके बाद इसको और देख लो, खत्म करते हैं। फिर ये है आपका भाई आर्टिकल 338 पढ़ा हुआ है हमने सन 2004 में। अगर हम बात करें तो भाई जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था, 2004 में इसको तोड़ दिया गया और भाई 2 आयोग बने 19 फरवरी 2004 को। एक कहलाया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और दूसरा क्या कहलाया, नेशनल कमीशन, ठीक, दूसरा कहलाया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये दोनों आप जो है ध्यान रखना कि आर्टिकल 338 जो है उसका ए प्रोविजन किसकी बात करता है भाई, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता है या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। अगर केवल 338 आ जाए तो वो बात करेगा किसकी भाई, वो ध्यान रखना, वो बात करेगा शेड्यूल कास्ट की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 338 जो है वो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा, 338A जो है वो बात करेगा शेड्यूल ट्राइब की, और 338B जो है वो किसकी बात करेगा भाई, ओबीसी वर्ग की बात करेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेगा। ठीक, चलिए इसके बाद भाई ध्यान रखना आर्टिकल 339 ये क्या कहता है कि भाई अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में अगर हम बात करें तो भाई राज्य को तो काम करना ही करना है, लेकिन भाई यहाँ पर जो है उनके कल्याण में जो है वो संघ का नियंत्रण रहेगा। मतलब जो है वो ऐसे एरियाज को जो शेड्यूल एरियाज है या ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर उनके वेलफेयर के लिए सेंट्रल क्या कर सकता है, उन एरिया को कंट्रोल
कर सकता है, ये कहा गया है कि इसमें भाई आपका 339 में। अब देखो इस समय कई आर्टिकल ऐसे हैं जो सामान्य हैं, तो उनको तो आप एक बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे भाई 339 हो गया, इसके आगे आपका जो है वो भाई आप देखेंगे तो कुछ आर्टिकल आपका 371 हो गया। तो इनको जो आपने आज तक नहीं देखे हैं, नए आर्टिकल्स हैं, उनको एक बार आप देख लेना, बाकी तो आप आर्टिकल्स कर लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आर्टिकल होगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। बाकी जो है यहाँ पर ये वही चीज़ रिपीट हो गई अभी आपका शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। तो मैंने बताया था शेड्यूल 5 में 4 राज्यों को छोड़ दो, किसको भाई आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के प्रशासन संबंधित है ये। और भाई जो आपका 6th है वो आपके 4 राज्य जो पूर्वोत्तर हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है क्या है भाई आपका उससे संबंधित है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपका संवैधानिक प्रावधान जो है वो क्या होते हैं भाई आपके समाप्त होते हैं। कल हम संस्थाएं देख लेंगे, और संस्थाएं जल्दी करने के बाद कल फिर हम आपका एक ट्राइब कोई भी स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है कल से हम भील ट्राइब जो है वो प्रारंभ कर दें। तो मिलते हैं फिर आपसे कल। जय हिंद, धन्यवाद।